हमारे तीसरे वीडियो में, जो कि सेगमेंट है क्रॉप प्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ रहे थे। हमारे लास्ट के 2 वीडियोस में इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया था। सोइंग ऑफ सीड्स हमारा लास्ट वीडियो में खत्म हुआ था और आज इस वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजर से कैरी ऑन करने वाले हैं। देखिए, होता ये है कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हम लोग तो बाद में जानेंगे क्या होता है, पहले ये जानते हैं कि इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्यों हम लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह करने वाले हैं। देखिए, होता ये है कि फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं वो लोग प्लांट को जब सॉइल में बो करते हैं, सो करते हैं, तो सॉइल को ग्रो करने के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट वो देता है सॉइल। मगर सॉइल के पास जो न्यूट्रिएंट आएगा वो कहां से आएगा, वो तो लिमिटेड है। अगर वो रिसाइकल भी होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा रिसाइकल होने में। तो इस वजह से धीरे धीरे सॉइल का न्यूट्रिएंट खत्म होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जब सॉइल का न्यूट्रिएंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इससे हमारे प्लांट पे क्या असर पड़ेगा, तो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट खत्म होगा वैसे वैसे प्लांट का यानी क्रॉप का प्रोडक्शन भी कम होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका तो बहुत सारा है, पर हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं जो कि आज के फार्मर्स इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, मतलब इसका यूज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, शुरू से बात करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स पहले क्या करते थे, वो माइग्रेटर्स थे। एक जगह खेती किया, रुके, खेती किया, क्रॉप किए, चले गए दूसरी जगह, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर दूसरी जगह गए, खेती किया, चले गए दूसरी जगह। इससे क्या होता था कि सॉइल को उतना ज्यादा हानि नहीं पहुंचता था। पर पॉपुलेशन बढ़ने के साथ या एडवांसमेंट के साथ हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एक जगह रुक गए, मतलब अब वो स्टेबल होने लगे, सेटल होने लगे। अब इससे क्या हुआ कि उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट में ही लैंड बचा था। अब होगा ये कि वो वहां पर फार्मिंग किए, फिर उसको 1-2 सीजन के लिए छोड़ दिए, फार्मिंग किया फिर छोड़ दिए, फार्मिंग किया फिर छोड़ दिए। इससे क्या हुआ कि सॉइल जो है अपना न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश कर लेता था, उसको फिर से रिसाइकल कर लेता था। बहुत आसान था। वैसे इस कंडीशन को, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं फैलोइंग। इसको हम लोग बोलेंगे फैलोइंग, FALLOWING। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एक पीस ऑफ लैंड पे फार्मिंग कीजिए, 2-3 सीजन के लिए छोड़ दीजिए, वो अपना रिसाइकिल कर लेगा न्यूट्रिएंट। बट अभी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा लैंड है ही नहीं, और लैंड है भी तो हम लोग उसको 3 सीजन के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा डिमांड बहुत ज्यादा है क्रॉप का, तो फैलोइंग को छोड़ देते हैं, हटाइए, खत्म कीजिए इसको। दूसरा है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि आप कोई ऐसा 2 क्रॉप को उसमें लगा दीजिए जिसका न्यूट्रिएंट का जो डिमांड है वो अलग अलग है। जैसे कि मान लेते हैं कि फास्फोरस का डिमांड है किसी प्लांट का, तो एक वो लगा देंगे। दूसरा प्लांट का डिमांड है नाइट्रोजन, वो लगा देंगे। दोनों को अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए, दोनों एक जगह आराम से रह लेगा। ऐसे फार्मिंग को बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। देखते हैं क्यों जरूरत पड़े, तो हम लोग जान गए। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग का सॉइल घटते चला गया, हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ते चला गया, तो हम लोग को ज्यादा डिमांड हो गया और इस वजह से हम लोग बिना रुके धड़ाधड़ पूरा खेती करने लगे और सॉइल के न्यूट्रिएंट को पूरा का पूरा खत्म ही कर दिए। तो भैया खत्म कर दिए तो कुछ उसको देना पड़ेगा ना, वरना वो सॉइल भी खत्म हो जाएगा। तो उसी को देते हैं हम लोग, मतलब सॉइल के न्यूट्रिएंट को वापस रिटर्न करते हैं फर्टिलाइजर से या मैन्योर से। ये बहुत फास्ट मेथड है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब फैलोइंग तो पॉसिबल ही नहीं है अब के जमाने में। हाँ, फर्टिलाइजर मैन्योर से हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट रिटर्न कर देता है सॉइल को। मैन्योर्स भी ऐसा काम करते हैं, बड़ी थोड़ा पीछे रह जाते हैं। देखते हैं क्या होता है फर्टिलाइजर। ऑफ कोर्स ये केमिकल सब्सटेंस है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का काम है न्यूट्रिएंट देना। 6th क्लास में मैंने ही आपको पढ़ाया था कि न्यूट्रिएंट जो है वो एक तरह का केमिकल ही है जो हमारे बॉडी को चाहिए होता है सही से काम करने के लिए। सेम वही न्यूट्रिएंट प्लांट को भी चाहिए होता है सही से काम करने के लिए। और इसी वजह से कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। अब ये आता कहां से भैया, इसका सोर्स क्या है? ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज में बनते हैं, उनको बनाया जाता है। मैन्योर के बारे में जान लेते हैं। मैन्योर्स क्या है? तो मैन्योर को आप ऐसे समझिए कि इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं चाहिए, आपको किसी भी तरह का केमिकल नहीं चाहिए। आप अपने कचड़े से, अपने कूड़े से, अपने वेस्ट प्रोडक्ट से ही मैन्योर्स को बना सकते हैं। थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा मेहनत चाहिए, पर आप ये कर सकते हैं। मैन्योर आपके 3 तरह के मिल जाएंगे। पहला है फार्म यार्ड मैन्योर।
ऐसा मैन्योर जो कि बहुत जगहों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा गाय वगैरह है तो उसके काउडंग हो गया, यूरिन हो गया, या उस जगह के एरिया से जितने भी प्लांट्स वगैरह है उसको यूज करके फार्म यार्ड मैन्योर बनाया जाता है। ग्रीन मैन्योर हो गया जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं या घर के जितने भी वेस्ट हो गए, जैसे कि सब्जी का छिलका हो गया या खाना बर्बाद हुआ हमारा, उन सबको डिकम्पोज करके हम लोग जो बनाते हैं मैन्योर, दैट इज व्हाट ग्रीन मैन्योर। थर्ड वन इज कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? तो कंपोस्ट में हम लोग जितने भी तरह के बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है सबको इकट्ठा करें, उसमें डाल दिए, एक दो महीने के बाद उसको निकाले, डिकम्पोज हो गया, मैन्योर बन गया, उसको निकाल के आपको खेत में डाल देना है। ये भी एक तरीका है। और उससे भी ज्यादा एडवांस्ड है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है? ये भी सेम इसी की तरह है बट इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा है। मतलब इसमें हम लोग रेडवॉर्म का यूज करते हैं, अर्थवॉर्म का गजन कह सकते हैं, रेडवॉर्म उसका यूज करते हैं, वो इसी चीज को जल्दी कर देता है, दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग है। अब हो गया मैन्योर उसका सोर्स, फर्टिलाइजर्स उसका सोर्स। अच्छा फर्टिलाइजर देखिए यहाँ पर, जैसे कि एक तरह का फर्टिलाइजर का नाम आपको यहाँ दिया हुआ है एनपीके फर्टिलाइजर। इसका एक्चुअली तीन तरह का केमिकल नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सोडियम। ये यूज होता है खेती करने के लिए। ऑफ कोर्स देखिए इन दोनों में से बढ़िया कौन है, हम लोग किसका यूज करना चाहिए, क्यों यूज करेंगे और इससे हमारा बेनिफिट क्या है, घटा क्या। सबसे पहले फर्टिलाइजर का फायदा देखते हैं। होता ये है कि मान लेते हैं कि हम राइस को खेत में लगाए और राइस को चाहिए नाइट्रोजन, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल जो हमारा एक खास तरह का एलिमेंट चाहिए नाइट्रोजन, वही हम लोग फर्टिलाइजर डालेंगे। मतलब कि अगर राइस को नाइट्रोजन चाहिए तो हम लोग फर्टिलाइजर वही लगाएंगे जिसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, यानी कि ये बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट को दे देता है। एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो हम लोग को चाहिए, जो राइस को चाहिए वो ये फर्टिलाइजर दे देता है। दूसरा, इसको कैरी करना बहुत आसान है। आप सिंपली उसको उठा करके लाएंगे, खेत में डाल दिए, हो गया काम। इसको स्टोर करना ही बहुत आसान है। आप इसको कहीं भी बोड़े में रख देंगे, स्टोर रहेगा, सिंपल है, लो कॉस्ट। मतलब ये एक्चुअली कॉस्ट इसका उतना ज्यादा एवरेज नहीं, एवरेज कॉस्ट इसका। बात करते हैं इसके घाटे का, तो इसका डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। पहला, केमिकल है, अगर आप इसको डायरेक्ट इनटेक कीजिएगा तो आपके बॉडी को भी हार्म करेगा, सॉइल को लेस फर्टाइल कर देगा। और तीसरा कि ये वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा कर देता है। इस वजह से एक्सेसिव फर्टिलाइजर के कारण हमारा सॉइल इनफर्टाइल भी हो सकता है और हो भी रहा है। मतलब कुछ किसान लालच में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर क्यों, ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए। एक्चुअली इसका उल्टा होता है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है। वेल, मैन्योर की बात मानो, मैन्योर को बनाने में बहुत मेहनत है। आपको पहले गड्ढा खोदना है, उसमें डालना है, उसको निकालना है, उसको स्प्रे करना है, बहुत मेहनत है। पर इसका बेनिफिट ये है कि ये सॉइल के टेक्सचर को बनाए रखता है, उसको न्यूट्रिएंट बिल्कुल नेचुरली तरीके से देता है, जिससे कि हमारा सॉइल जो है इनफर्टाइल नहीं होता है, उसकी फर्टिलिटी नहीं जाती। थोड़ा स्लो है ये फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में, पर ये काम सही से करता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा बल्कि है, इसको आप स्टोर करके घर पे नहीं रख सकते हैं, इसको आपको निकालना है और सीधा स्प्रे ही कर देना है, खेत में डाल देना है। इसका बेनिफिट आपका ये हो गया कि सॉइल के टेक्सचर को बढ़ा देता है। चूंकि ये ह्यूमस का बना हुआ है, ये आपका बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का बना है, तो ये आपके ह्यूमस को भी बनाए रखता है और सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये बना के रखता है। तो इस वजह से मैन्योर का ये बेनिफिट है। इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा हेवी है और ये बहुत कम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है फर्टिलाइजर के कंपैरिजन। इसके अलावा एक और चीज है, आप कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन। अभी क्रॉप रोटेशन क्या है, देखिए फैलोइंग के ही जैसा है ये क्रॉप रोटेशन, बट इसमें क्या है कि क्रॉप रोटेशन में आप ऐसा कह सकते हैं, रोटेट कराइए आप। अगर आपने इस सीजन राइस लगाया है तो आप अगले सीजन कुछ ऐसा लगाइए जो राइस के बिल्कुल ऑपोजिट हो, फिर आप उसके अगले सीजन में आप राइस लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि मान लेते हैं कि राइस को चाहिए नाइट्रोजन, तो राइस को नाइट्रोजन दे दिए। अच्छा, आप यहाँ पे लेग्यूम्स लगा दीजिए, लेग्यूम्स क्या करता है, ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देता है। मतलब कि आपने राइस लगाया, राइस क्या किया, नाइट्रोजन ले लिया वहां से। अब उसके बाद हम क्या किए, अगले सीजन में हम लोग लेग्यूम्स लगा दिए, दाल लगा दिए, दाल क्या किया, उसी नाइट्रोजन को वापस लौटा दिया। फिर आप अगले सीजन राइस लगा दीजिए और आप ऐसे रोटेट करके कर सकते हैं। तो आपको अगर बहुत ज्यादा यूज करने का मन नहीं है फर्टिलाइजर, अगर आपको मैन्योर बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ये भी एक तरीका अपना सकते हैं, क्रॉप रोटेशन। आप इसी में मिक्स फार्मिंग को भी डाल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो ये है हमारा एक
तीसरा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, और अब हम लोग को पढ़ना है इरिगेशन के बारे में। देखते हैं उसमें क्या। फर्टिलाइजर के बाद अब हम लोग इरिगेशन के बारे में जानते हैं। इरिगेशन को पहले समझते हैं कि होता क्या है। बेसिकली खाने के बाद हम लोग को पानी चाहिए, प्लांट्स के साथ भी सेम है। तो प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स एट स्पेसिफिक इंटरवल। ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली लगातार हर रोज पानी देते जाना, ऐसा भी नहीं है। इससे क्या होगा, प्लांट्स हमारे ड्राउन हो जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। आपको इस स्पेसिफिक इंटरवल पे, गिवन टाइम पे ही आपको ये सब काम करना है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी दे दिए तो दिक्कत, बहुत कम पानी दिए तो दिक्कत। तो यहाँ पर आपको एक इंटरवल होता है, ये फार्मर्स को बेसिकली पता होता है कि वो कब कहाँ पे क्या करना है, वो कंडीशंस के हिसाब से भी इरिगेशन करते हैं। अब देखिए कि सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट स्पेसिफिक इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ओके, अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो आपको पता है कि बिना वाटर के न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में वो डिजॉल्व नहीं होगा, और जब वो डिजॉल्व नहीं होगा तो रूट के थ्रू प्लांट्स के पास नहीं जाएगा। इट मीन्स कि वाटर इंपॉर्टेंट है। आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि वाटर जो है सॉइल को सॉफ्ट बनाता है, जिसके थ्रू जो है रूट पेनिट्रेट कर सकता है इजीली। ये बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के, जिसके थ्रू इरिगेशन हम लोग करते हैं। आप ये समझिए कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करता है, अपने आप को गर्मी से बचाता है, अपने आप को हीट से जो सन के द्वारा होता है उससे बचाता है। तो वहां भी हमको पानी चाहिए। बिना पानी के प्लांट सूख जाएगा, डेड हो जाएगा, और हमारा फार्मिंग का जो है खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो इसके लिए आपको इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो पहले जो है सोर्स ऑफ इरिगेशन जो मोस्टली होता था, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन? तो पहले हम लोग बोलते थे रेन। उसके अलावा भी है आपका लेक्स है, पॉन्ड है, रिवर है, और कुछ आर्टिफिशियल जैसे कैनाल्स जो कि इंसान बनाते थे इरिगेशन के लिए। तो ये सब पहले के सोर्सेस ऑफ इरिगेशन थे, पर अब हम लोग इस पे डिपेंडेंट बहुत कम रह गए हैं। हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर ये सब चल रहा है, बट अब ऐसा मैक्सिमम जगहों पे नहीं है। वहां के किसान बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के पहुंचने से वो लोग टोटली डिपेंडेंट जो थे रेन पे अब कम हो गया है। अब देखते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या मेथड है। तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, पुराने जमाने के मेथड, और अब है मॉडर्न मेथड जो कि हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। जो वेल एडवांस्ड फार्मर है वो लोग इसका यूज करते हैं, जो लोग काफी पढ़े लिखे हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं अभी, वो लोग अभी इस पे कह नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, अब उसमें कहाँ पे क्या क्या यूज किया जाता है, पर हम लोग पढ़ते हैं इन सब के बारे में। पहले के लोग क्या करते थे, अपना फिजिकली जो है वो एनिमल्स का यूज करते थे। अपने आप को मेहनत से, मतलब फिजिकल मेथड से वो लोग पानी को पहुंचाते थे प्लांट को देते थे, खेत में पहुंचाते थे। इसमें आपका मूट हो गया, कुएं से पानी चेन हो गया, तितली है, राहत, इन सब आपको फिगर पे बारी बारी से दिख रहा होगा। अब देखिए इन सब में क्या होता था कि लो कॉस्ट, इसमें कम पैसा लगता ही नहीं था। आपको सिंपली कुएं से पानी निकालना है और खेत में डालना है, इसमें तो पैसा लगा ही नहीं। आपको बैल का यूज करते हुए आपको उसमें कर रहे, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं। आप चीन की वजह से पानी निकाल के फेंक रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ट्रेडिशनल है, पर ये लेस इफेक्टिव है। मतलब ये बहुत ज्यादा मेहनत लगता था और बहुत कम इसका प्रोडक्शन होता था। मतलब इसमें मेहनत बहुत ज्यादा और फायदा बहुत कम, पर उन लोगों के पास कोई चारा भी नहीं था इन सब के अलावा। पर अब क्या है, अब हमारे पास एडवांसमेंट है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास मोटर है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए पानी को भी तो हम लोग को बचाना है, तो इसलिए हम लोग कुछ अलग तरह के मेथड निकाले हैं। इसमें पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। आपने देखा होगा बहुत जगहों पे, जैसे हॉकी ग्राउंड में भी होगा कि एक नोजल लगा रहता है, पाइप के थ्रू उसमें पानी सप्लाई होता है, और वो नोजल बहुत स्पीड से घूमता है और वो पानी को स्प्रे करता है बहुत दूर अपने सर्टेन रेडियस में। उसके रेडियस के बाद फिर से एक नोजल लगा हुआ है, वो उतने दूर के ग्राउंड को पानी दे रहा है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसमें आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, पर आपको एक पाइप और कुछ नोजल्स चाहिए होते हैं। लास्ट में ड्रिप सिस्टम, इसको ड्रिप इरिगेशन मेथड भी बोलते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली है, क्यों? पर ये पानी को बहुत ज्यादा बचा लेता है। स्प्रिंकलर सिस्टम से भी पानी को बचाता है। फिगर में आप देख रहे हो
कि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि रूट के पास हम लोग जाकर के वहां पे नोजल देते हैं। वहां पे मतलब कि जहां पे रूट है वहां पे ड्रिप मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को वो ड्रॉप करता है, जिससे क्या होता है कि एक सर्टेन जिस प्लांट को जितना पानी चाहिए उसको उतना ही पानी मिलता है, एक्सेस पानी का वेस्टेज नहीं होता है। और यही एक बेनिफिशियल है हमारे मॉडल मेथड। इन दोनों में कंडीशन क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम लो कॉस्ट है, पानी ये भी बचाता है, इक्वल इरिगेशन ये भी देता है, पर ड्रिप इरिगेशन उससे भी ज्यादा पानी को सेव करता है, मगर ये थोड़ा कॉस्टली है। अब देखते हैं, इरिगेशन पानी सप्लाई करता है। अब जाहिर सी बात इतना हम लोग कर दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीडिंग। वीडिंग एक्चुअली मेन पार्ट नहीं है, वीडिंग एक तरह का वर्ब कह सकते हैं, क्रिया है। यहाँ पर हम लोग का जो मेन टर्म है वो है वीड। वीड होता क्या है? व्हाट इज वीड? तो इसको सिंपली बोल सकते हैं अनवांटेड प्लांट, ऐसा प्लांट जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, दैट इज कॉल्ड वीड। जंगली घास कह सकते हैं, बथुआ हो गया, बहुत सारा है। अनवांटेड प्लांट मतलब बिन बुलाए मेहमान। यहाँ पर ये हम लोग इसको नहीं चाहते हैं, नहीं उगे हमारे खेत में, पर ये आ जाता है। अब इस आ गया तो इसको आप भेजना भी है, तो रिमूवल ऑफ वीड यानी कि आप उस मेहमान को जबरदस्ती भेजते हो, दैट इज कॉल्ड वीडिंग, WEEDING। वीडिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली हम क्यों इतना मेहनत करें? इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो भी एक तरह का तो प्लांट है ना, प्लांट तो चाहिए न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट अगर वो भी उसी सॉइल से न्यूट्रिएंट लेगा तो हमारे प्लांट के लिए, हम लोग जो प्लांट लगाए हैं उसके लिए न्यूट्रिएंट कम पड़ जाएगा, उसके लिए फर्टिलाइजर कम पड़ जाएगा, उसके लिए वाटर कम पड़ जाएगा, इसलिए वो सब तो वहां से कंज्यूम करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस प्लांट को हटा देते हैं, और इस हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। क्लियर है इतना? अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पढ़ लिए हम लोग अभी, उसको नहीं हटाएंगे तो हमारे ही प्लांट का न्यूट्रिएंट, हमारे ही प्लांट का वाटर, फर्टिलाइजर यूज करने लग जाएगा, कंज्यूम करने लग जाएगा, और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा तो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा इसका। इस वजह से हम लोग वीडिंग करते हैं। कैसे करेंगे? दो तरीका। कौन सा? पहले मैनुअल। ऑफ कोर्स पहले मैनुअल है, मतलब बाई हैंड, फिजिकल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं सिकल का, खुरपी का, सिकल नहीं, खुरपी का यूज करते हैं, कुदाल का यूज करते हैं, हो का यूज करते हैं। इसको क्या करते हैं, सिंपली आपको उसको उखाड़ देना होता है, जड़ से खत्म हो जाएगा। दूसरा है केमिकल लाइक 2,4-D, ये सब केमिकल क्या करते हैं, हम लोग स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे करने से क्या होता है, वो जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं वो सब खत्म हो जाता है। ये वीडिंग है। दो तरीके से हम लोग कर देते हैं, इसमें मेहनत थोड़ा कम लगता है, इसमें मेहनत ज्यादा लगता है। कौन सा बेटर है, मैनुअल मेथड और केमिकल मेथड? तो अगर मेहनत के तौर पे देखें, अगर फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केमिकल इज बेस्ट। कुछ नहीं करना, आपको बस स्प्रे कर देना है, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हो गया, वीडिंग खत्म हो गया। पर प्रॉब्लम ये है कि ये हार्मफुल बहुत है। हार्मफुल इन द सेंस कि केमिकल सब्सटेंसेस अगर नाक मुंह में चला गया तो बीमार कर सकता है इंसान को। और अगर यही केमिकल जो कि प्लांट पे है एब्जॉर्ब कर लिया उसको, अब फॉर एग्जांपल कि मैंने अपनी अभी प्लांट पे वीडिंग किया है, पूरे केमिकल फर्टिलाइजर को छीट दिया है, अब कोई बाहर का जानवर आया उस प्लांट को खा लिया, वो केमिकल उसके बॉडी में गया, उसकी जान चली गई, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर सिंपल है, मैंने मान लेते हैं कि टमाटर का ही खेत है, टमाटर का मैंने उपजाया हुआ है, मैंने स्प्रे कर दिया, कोई बच्चा आकर टमाटर रोक के खा लिया, बच्चा भी, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बट ये मैनुअल मेथड उतना हार्मफुल नहीं, इसमें हार्मफुल जैसा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको इसमें मेहनत करना है, बस उस अनवांटेड प्लांट को हटा देना होता है, हो गया वीडिंग। तो खैर इससे हम लोग को पता चला कि मैनुअल मेथड बेस्ट है, पर चूंकि अब हम लोग एडवांस हो गए हैं, अब मान लीजिए हमारा बहुत बड़ा खेत है, हम कितना तोड़ते जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से केमिकल, उस नजरिए से केमिकल बहुत बढ़िया है, पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने केमिकल का स्प्रे किया हुआ है तो वहां पर कोई जानवर या बच्चा या कोई भी इंसान उसको खा न ले, इसलिए ध्यान देना होता है। मैनुअल मेथड छोटा खेत है, आप उस पर यूज कर सकते हो। अब हम लोग को इसके बाद पढ़ना है हार्वेस्टिंग। फार्मर्स के लिए सबसे बढ़िया चीज है हार्वेस्टिंग। बहुत सारे तामझाम मेहनतों के बाद हार्वेस्टिंग पे आते हैं वो लोग। देखते हैं हार्वेस्टिंग क्या है। हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैच्योर प्लांट्स को जमीन से सटा करके काट लेते हैं। मतलब हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लांट को, क्रॉप को कट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। सिंपल जमीन से उसको उठाकर काट दो, हार्वेस्टिंग। पर
इसके बाद भी ये बहुत सारा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो फूड खा रहे इतनी आसानी से हम लोग को मिल जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रोसेस है। यहां तक तो हम लोग ये देख लिए कि जितना भी पहले का हमारा प्रैक्टिस था वो सब खत्म हो गया। अब इसमें कुछ नया चीज भी जुड़ा है, देखते हैं क्या क्या है और कैसे कैसे ये काम करता है। सिंपल सा डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये दो तरीके से किया जा रहा है। पहला तो मैन्युअली करते हैं, मतलब किसान खुद से अपने हाथों से हर एक क्रॉप को काटता है यूजिंग सिकल। उसके बाद अब हम लोग थोड़े जाहिर सी बात है कि एडवांस हो गए हैं, साइंस हमारे इतना डेवलप कर गया है, तो मशीन बनाए जिसका नाम है हार्वेस्टर। वो बहुत ही जल्दी बहुत बड़े बड़े जगह को, बहुत बड़े बड़े फील्ड को आसानी से हार्वेस्ट कर देता है, बहुत बढ़िया है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, नॉर्मल किसान तो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। खैर अभी तक भी मोस्टली इंडियन पार्ट्स में सिकल का ही यूज किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। जैसे आप गेहूं का खेत है, आप वहां पे हार्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप सिकल की हेल्प से ही करोगे ऐसा। चलिए मान लेते हैं हम लोग हार्वेस्ट कर लिए, उसको स्टोर कर लिए। अब बारी आता है थ्रेशिंग का। देखिए प्लांट को, सपोज कि ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट है और ये प्लांट में हमारा सीड है, सपोज जस्ट इन केस। अब होगा ये कि आप यहां से प्लांट को काटते हो, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्ट। अब अगर आप प्लांट को यहां से काटते हो, दैट इज कॉल्ड, इस पार्ट को थ्रेशिंग कहते हैं। और जब इसमें से हम लोग सीड को बाहर निकालते हैं, इस पार्ट को विनोइंग समझेंगे बारी बारी से। हार्वेस्टिंग हो गया, जमीन से उठा करके प्लांट को काट दिया, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब ये वाला पार्ट को भी इसके स्टॉक से अलग करते हैं, इस पार्ट को थ्रेशिंग कहते हैं। आपको पूरे क्रॉप में से ग्रेन को अलग कर देना है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब ये भी दो तरीके से, अब देखिए होगी जब धान का खेती होता है तो किसान अपने हाथों से ही उसको पीट पीट के अलग कर देते हैं, पर अब हमारे पास थ्रेशर भी है। थ्रेशिंग क्या करता है, थ्रेशर्स की मदद से होता है, जो कि उसको इजीली हटा देता है। अब ये भी काम हो गया हमारा। अब देखिए उसके बाद एक नया चीज देखते हैं, हार्वेस्टर और थ्रेशर का कॉम्बिनेशन है कंबाइन। मतलब आप इसमें हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, थ्रेशिंग भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंबाइन। आप इसमें इन दोनों की मदद, सॉरी इन दोनों का एक साथ कर सकते हैं। विनोइंग लास्ट प्रोसेस है इस सेगमेंट में, यानी कि हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग के बाद हमारा लास्ट विनोइंग है। विनोइंग का मतलब क्या है कि जैसे समझिए कि हमारे धान है, तो धान के ऊपर उसका कवर रहता है, सीड के ऊपर उसका कवर रहता है, आप उसको नहीं खा सकते, तो उसको भी आपको अलग करना होता है। थ्रेशिंग से क्या होता है कि उसका जितना भी कवर है वो क्रश हो चुका होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी हमारे क्रॉप में, हमारे फूड में मिक्स रहता है, तो आप उसको विनोइंग की मदद से अलग कर देते हैं। साफ को ग्रेन से, साफ एक्चुअली उसके कवर को अलग है, आप उसको अलग करते हो, ग्रेन से अलग करते हो, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। पहले के जमाने में आप क्या कर सकते हैं कि जब देखते थे हवा बहुत तेज चल रहा है तो गए उसको उठाए और उसको हाइट से नीचे गिरा दिया। इससे क्या होता था कि चूंकि साफ बहुत हल्का होता है, वो हवा उसको बहा के दूर कर देगा, ग्रेन बहुत भारी है तो नीचे गिर जाता है। अब हम लोग उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, मोटर ऑन किया, उसको पंखे लगा दिए, हो गया, जब मन तब विनोइंग कर लिए। ये प्रोसेस है। इसके बाद हमारा जो है फूड बिल्कुल खाने लायक हो जाता है, वो यूज में लाने लायक हो जाता है। मगर होता ये है कि आप थोड़ा ना सारा फूड एक साथ खा लोगे, आपको साल भर के लिए खाना चाहिए, तो आप उसको स्टोर करके रखोगे कहीं। और हम लोग पढ़ेंगे अभी कि स्टोरेज कैसे किया जाए। स्टोरेज का मतलब आप क्रॉप को स्टोर करके रखते हो आगे के यूज के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब थोड़ा ना किसान जितना हो जाए सारा का सारा खा लेगा, बांटेगा भी तो, वरना हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग किसान के भरोसे ही जीवित हैं, उसके मेहनत के भरोसे ही जीवित हैं। तो जब तक किसान स्टोरेज नहीं करेगा वो हम लोग को फूड प्रोवाइड नहीं करा सकता है। इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है। अब होता ये है कि कुछ छोटे किसान अपने लिए जो फूड स्टोर करते हैं वो डोमेस्टिक लेवल का होता है, जिसको स्मॉल लेवल स्टोरेज भी बोला जाता है। अपने घर में मेटेलिक बीन्स हो गया, जूट बैग हो गया, ऐसे जगहों पे उसको स्टोर करके रखा जाता है। अब ये भी इतना आसान काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हम लोग क्रॉप हार्वेस्ट किए, थ्रेशिंग किए, विनोइंग किए, अलग किए, उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। अगर उसको नॉर्मल ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें कंडीशन क्या है कि वो सड़ जाएगा, उसके माइक्रोब्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे, खराब हो जाएगा, हमारा सारा मेहनत बर्बाद। इसलिए इसको हम लोग को एक सर्टेन
कंडीशंस होते हैं स्टोर करने के लिए। जैसे सपोज कि मैंने टमाटर की खेती की, अब टमाटर की खेती की तो उसको ऐसा जगह चाहिए जहां पे उसको मॉइस्चर मिले। अगर मैंने धान की खेती की तो हमको ऐसा जगह चाहिए जहां मॉइस्चर ना हो। तो अलग अलग कंडीशन है और उसी कंडीशंस के हिसाब से हम लोग स्टोरेज करते हैं। बड़े बड़े फार्मर्स जो कमर्शियल लेवल के फार्मर्स हैं, लार्ज स्केल स्टोरिंग करते हैं, उसके लिए गनी बैग है, कोल्ड स्टोरेज है, सिलॉस है। आप सबको फिगर में दिख रहा होगा। देखिए, कोल्ड स्टोरेज में ऐसे जगह ऐसे क्रॉप्स पर रखा जाता है जो कि मॉइस्चर जिसको चाहिए होता है, जिसको ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे कि आपका आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया। सिलॉस ऐसा जगह है जहां पर यहाँ पर आपको मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जहां पर गेहूं है, चावल है, ये सब स्टोर करते हैं। अब माइक्रोब्स से जो बच गया उसको चूहों से खतरा होता है, तो उससे भी बचाने के लिए हम लोग मेटेलिक बीन्स हो गया या सिलॉस वगैरह का यूज करते हैं। ये है पार्ट स्टोरिंग का और ये लास्ट प्रोसेस है जिसे फार्मर्स करते हैं ताकि हम लोग का पेट भर सके और जीवित रह सके। वेल, कुछ अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग, अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स, कुछ इंसान या कुछ क्या ऑलमोस्ट बहुत लोग डिपेंडेंट है एनिमल्स पर भी। अब एनिमल्स हम लोग को क्या क्या मिलता है, मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट है, ये सब बहुत सारा चीजें जो हम लोग को एनिमल से भी मिलता है। उसमें एक टर्म है एनिमल हस्बेंड्री, रेयरिंग ऑफ कैटल। अब लार्ज स्केल हम लोग बहुत लार्ज स्केल पे एनिमल्स को पालते हैं ताकि उसको फीड किया जा सके, उसको खा करके भूख मिटाया जा सके, जीवित रहा जा सके, उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। जैसे कि मवेशी देखते हैं, कैटल होता है, 1000 गाय रखा हुआ है, उससे दूध बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मुर्गा हो गया या फिशिंग फिशिकल्चर हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मछली उत्पादन करते हैं, अंडा हो गया। तो ये सब चीज है एनिमल हस्बेंड्री के अंडर, मतलब प्लांट के लिए भी है और एनिमल के लिए भी है। अब वेल, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछिए, हम अवेलेबल है। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले चैप्टर। बाय।